हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है और ये लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर के अंदर मुझे रिप्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाना है। लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस कराया था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने आपको जनरल आइडिया दिया था। अब आज मुझे कुछ स्पेसिफिक पॉइंटों के बारे में आपको बताना है। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि भाई रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो अपनी जनरेशन को मेंटेन करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिस ऑर्गेनिज्म ने बर्थ किया है उसकी डेथ भी श्योर होती है ना। तो किसी भी स्पीसीज का जो इंडिविजुअल है वो ओल्डर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है ना। तो उस रिकवरी को करने के लिए, अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या है, रिप्रोडक्शन करता है। हम अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर एक बहुत लार्ज डाइवर्सिटी है और उस लार्ज डाइवर्सिटी के अंदर ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना अलग रास्ता है कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करे, किन कंडीशंस में वो रिप्रोडक्शन करे। तो ये खुद तय वो ऑर्गेनिज्म करता है, वो स्पीसीज करती है। क्लियर? द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। मीन्स कुछ फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन फैक्टरों में हम यदि डिस्कस करें तो कुछ आपके क्या आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है कि ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, है ना, कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहा है, उसका प्लेस कैसा है, उसका प्लेस एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है। इसके बाद में उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है ना, कि उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल है, इंटरनल फिजियोलॉजी है, वो किस तरीके से उसको सपोर्ट करती है। और लास्ट में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसको हम सेवरल अदर फैक्टर्स में काउंट कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो खुद वो क्या है, इवॉल्व करता है। आपकी बात क्लियर हो रही है? हालांकि ऑर्गेनिज्म में ये इनहेरेंट कैपेसिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की, मीन्स रिप्रोडक्शन की, और मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है। एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज बायोटिक पोटेंशियल। तो इसको बायोटिक पोटेंशियल हम बोलते हैं। ये इकोलॉजी में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो आपकी बात ये क्लियर हुई। अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि हैंस रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation। क्लियर? फिर थोड़ा सा रिवाइज में करा दूं। मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट और टू पेरेंट्स, रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज asexual and sexual। If involvement of one parent takes place, such type of reproduction is known as asexual reproduction। If involvement of two parents takes place, such type of reproduction is known as सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस बेस पर मैंने आपको दो टाइप के रिप्रोडक्शन बताए थे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैविंग सम कॉमन बेसिक फीचर्स, ये बात आप बहुत ध्यान से समझिए। all modes of reproduction all modes of reproduction has some basic features, have some
बेसिक फीचर्स मीन्स किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, 4 थिंग्स आर नेसेसरी which are common in both asexual reproduction and sexual reproduction। तो इसमें आप समझ सकते हैं पहला पॉइंट आ जाएगा सेल डिवीजन। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन है इट इज नेसेसरी फिनोमेना। ठीक है, कोई भी रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए सेल डिवाइड 100% करेंगी, है ना। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो इट इज ड्यू टू द सेल डिवीजन। क्लियर। तो सेल डिवीजन, और इस सेल डिवीजन में 11th में आपने डिस्कस किया होगा कि एक माइटोसिस टाइप का डिवीजन होता है, एक मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है। माइटोसिस टाइप के डिवीजन में आप जानते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन है, तो 2 तरीके से सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, और इस डिवीजन के अंदर डॉटर सेल्स के अंदर सेम मतलब डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन इसको बोला जाता है। और इस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर बिकम्स रिड्यूस टू हाफ देन द पेरेंटल सेल। क्लियर। अब मैंने आपको ये डिफरेंस में भी डिस्कस किया था कि माइटोसिस टाइप का जो सेल डिवीजन है इट इन्वॉल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, while mitosis and meiosis both type of the division involved in sexual reproduction। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इवन जो मियोसिस टाइप का डिवीजन है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज ऑलवेज फाउंड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलवेज मिलता है मियोसिस, और इस डिवीज़न के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ये डिवीज़न है, और इसी के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है ना। और क्रॉसिंग ओवर का सीधा मीनिंग है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से इसमें वेरिएशन आती है। ठीक है, और वेरिएशन की वजह से ही न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड होती हैं, एंड न्यू स्पीसीज का फॉर्म्ड होना फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन दैट इज कॉल्ड एज स्पेशिएशन। मीन्स यदि वेरिएशन है तभी इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन होगा तो स्पेशिएशन जरूर होगा, न्यू स्पीसीज जरूर फॉर्म होती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है और न्यू स्पीसीज के अराइजिंग में क्या है? हेल्प करता है। क्लियर। इसके बाद में दूसरा हम कॉमन फीचर ले सकते हैं दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या ले सकते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, बड़ा मिराकुलस फिनोमेना है। डीएनए नेचर के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल है ना, और इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर मिलती है ना। और ये सेल साइकिल के एस फेज में ऑलवेज कंप्लीट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए कॉपिंग हो जाती है, और डीएनए कॉपिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, डीएनए कॉपिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर। मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्शन फिनोमेना है ये पूरी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन पर बेस्ड है। यदि डीएनए का रेप्लिकेशन ना होना तो कभी भी पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएंगे। क्लियर। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि डीएनए की वजह से ही रिप्रोडक्शन इंश्योर होता है। क्लियर। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये एक कॉमन फिनोमेना है, और ये एस फेज में होता है ऑलवेज। कहाँ होता है ये? एस फेज
ऑफ सेल साइकिल, ये 11th में आपने डिस्कस किया होगा। इसके बाद में थर्ड जो आता है, थर्ड कॉमन फीचर आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। और रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की बात करें कि यूनिट्स दैट पार्टिसिपेट इन बोथ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। क्लियर? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की हम बात करें तो कई यूनिट इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, है ना। तो इसमें फ्रेगमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो बड अराइज होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो भी क्या है? सेक्सुअल यूनिट से। इसके बाद में स्पोर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और स्पोर्स की मैं बात करूं, मैंने आपको 11th में प्लांट किंगडम टॉपिक चल रहा है, उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई स्पोर्स हैं, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं बेसिकली, है ना। वेरियस टाइप के स्पोर्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसमें बहुत टाइप के, जैसे कि जो स्पोर्स है ना, एप्लेनोस्पोर्स है, एकाइनिड्स हैं, हिप्नोस्पोर्स है, ओनिडिया है, ठीक है, उडिया है, कॉनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, एसियोस्पोर्स हैं, यूरिडोस्पोर्स है ना। वेरियस टाइप के स्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह। क्लियर? और यहाँ पर इन्हें माइटोस्पोर्स बोलते हैं बिकॉज दे डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, सो ऑल्सो नोन एज माइटोस्पोर्स। क्लियर? ये बात आपके समझ में आ रही है? इसके बाद में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट के केस में हम क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। और प्लांट्स में हम यदि बात करें तो ईच एंड एवरी पार्ट्स अंडरगो रिप्रोडक्शन। तो प्लांट पार्ट्स दैट अंडरगो रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो इट मे बी रूट पार्ट, इट मे बी शूट पार्ट, इट मे बी लीफ पार्ट, कुछ भी हो सकता है ना। तो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स माने रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दैट participate in asexual reproduction in higher plants is known as vegetative propagules। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यूनिट्स पार्टिसिपेट करती हैं उसमें मेन यूनिट्स आपकी क्या आती हैं? गैमीट्स आते हैं। मेन यूनिट्स क्या आती हैं? गैमीट्स आते हैं। और गैमीट्स के बारे में हम ध्यान रहे ऑलवेज कि गैमीट्स ऑलवेज यूनिसेल्युलर होंगे, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे, और ये वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर? और इन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की जो फॉर्मेशन है वो ऑलवेज गैमीट मदर सेल के अंदर होती है। और गैमीट मदर सेल कहाँ होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। क्लियर? और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं? पर्टिकुलर सेक्स के अंदर, मीन्स मेल के और फीमेल दोनों के अंदर। क्लियर? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व होते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मैं ह्यूमन मेल के केस में डिस्कस करूँ तो टेस्टिस आ जाते हैं, और ह्यूमन फीमेल की बात करूँ तो ओवरीज आ जाती हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इन दोनों का काम क्या है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी बनाना और हार्मोन्स भी रिलीज करना। ये थर्ड चैप्टर आपका आगे आ रहा है
क्लियर। तो यहाँ पे जो गैमेट्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, ऑलवेज ये यूनिसेल्युलर होंगी, ऑलवेज ये हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। और फर्दर यही गैमेट्स, इन्हीं को ही हम यदि मेल बॉडी से आ रहा है तो मेल गैमेट्स बोल देंगे, फीमेल बॉडी से आ रहा है तो क्या है, फीमेल गैमेट्स बोल देंगे। क्लियर। कंसेप्ट वही है कि नेचर में जो मेल गैमीट हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं और मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमीट्स नेचर के अंदर जनरली लार्ज होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ गैमीट्स का हम सेक्स के बेस पर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि मेल गैमीट फॉर्म्ड इन मेल बॉडी या फीमेल गैमीट फॉर्म्ड इन फीमेल बॉडी या फीमेल पेरेंट। क्लियर। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ये क्या है, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इसके बाद में चौथा जो कॉमन पॉइंट है दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। क्या है फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ new individuals from reproductive units, formation of new individuals from reproductive units। क्लियर। ये फाइनल जो स्टेप है जो सभी टाइप के रिप्रोडक्शन में होता है, और यहाँ पर जितने भी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं फाइनली दे फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब एक और बात मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को हम ब्लास्टोस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस। ठीक है। और इन ब्लास्टोस से न्यू इंडिविजुअल्स का बनना उसको क्या बोल देंगे हम, ब्लास्टोजेनेसिस। क्या बोल देंगे हम, ब्लास्टोजेनेसिस। तो इस तरीके से ये कॉमन फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं जो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में मिलते हैं। क्लियर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है। तो इस तरीके का अब हम आगे इनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप देख लें अच्छे से, और मैंने आपको बताया है कि यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में, आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट को नोट कर दें और मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। और यदि आपके कुछ साथी हैं तो उनको आप बताएं। ठीक है। मेरे चैनल के बारे में बताएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। क्लियर। इसके बाद में फिर 1 बाय 1 इन रिप्रोडक्शन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्लियर। आप अच्छे से समझ रहे हैं ये, और यदि आप कोई मुझे सजेशन देना चाहे तो दे सकता है, जिससे कि मैं और आपके लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्लियर। इसके बाद हाँ, एक जो मैंने 4 बेसिक फीचर्स आपको डिस्कस किए हैं, है ना। तो जैसे सेल डिवीजन मैंने डिस्कस किया था, तो सेल डिवीजन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही क्या है, एक रिप्रोडक्शन का ही क्या है, फॉर्म है। क्लियर। ठीक है। अब देखो आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं स्टार्ट करता हूं। Asexual reproduction is a mode of reproduction in which new organism develops from single parent, develops from single parents
without formation and fusion of gametes, without formation and fusion of gametes, without formation and fusion of gametes is known as asexual reproduction. Clear? It is also known as agamogenesis. It is also known as agamogenesis, means without gamete formation होता है. Clear? It is also known as apomixis. It is also known as apomixis. Apo means without, mixing. ठीक है, मतलब type of reproduction that takes place without mixing of gametes. Such type of reproduction is known as apomixis. Clear? It is also known as somatogenic reproduction. It is also known as somatogenic reproduction due to the involvement of only mitosis. Due to the involvement of mitosis. Clear? माइटोसिस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और माइटोसिस डिवीजन के बारे में आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल टाइप का डिवीजन है एंड इट एग्जिस्ट इन बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस इन्वॉल्व रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस क्या है, इन्वॉल्व रहता है. क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको कंसेप्ट समझ में आया. ठीक है, कि ऑलवेज इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी. ठीक है, और यहां पर जो जनरेशन डेवलप होती है, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स संतानों को कहते हैं. ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस, ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू asexual reproduction is known as clones. क्या बोलते हैं? क्लॉन्स बोलते हैं कि offsprings that are produced through asexual reproduction is known as clones. और clones के बारे में ये बोला जाता है कि which are morphologically and genetically similar to their parents. Clear? तो clones क्या हैं कि which are morphologically and genetically similar to their parents. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीनोटाइप आ रहा है वो सिंगल पेरेंट से ही आ रहा है ना. इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगी अपने पेरेंट्स की. क्लियर? बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है, और किसी टाइप का जो मेथड हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें सभी को हम क्लॉन्स ही बोलते हैं. और यहाँ पर एक बात और आप याद रख सकते हैं कि ईच मेंबर ऑफ ए क्लॉन, each member of a clone is known as ramete. क्या बोलते हैं? रैमीट बोलते हैं. क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. और इसके बाद आप यहाँ पर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं कि मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर?
ट्वेल्थ एपियर्ड या पास आउट जो बच्चे हैं उनके लिए मैं क्रैश कोर्स के बारे में सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में ये क्रैश कोर्स में स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से। तो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन थोड़े टाइम में कवर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे आप लोग मेरे साथ बंधे रहें, मन से पूरे दिल से आप मेरे साथ रहें। मेथड्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 6 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नंबर 1 फिजन। ठीक है, फिजन का मीन्स होता है स्प्लिटिंग, और ये 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, 2 टाइप का होता है ये, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का कंसेप्ट ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट्स डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और मल्टीपल फिजन का कंसेप्ट ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट मैनी डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। क्लियर, नाम से ही आपको समझ जाना है। इसके बाद दूसरा बडिंग इसमें आता है। ठीक है, बडिंग के अंदर पेरेंट बॉडी में एक स्मॉल प्रोजेक्शन अराइज होती है, एंड दैट स्मॉल प्रोजेक्शन इज नोन एज बड, एंड फाइनली इट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में पार्टिकुलर पेरेंट्स की बॉडी फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाती है। क्लियर, ये मैच्योरिटी पर हो सकता है या ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, उसकी वजह से हो सकता है, एंड फाइनली फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू बॉडी। इसके बाद फोर्थ यहाँ पे रीजनरेशन है, और रीजनरेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंडिविजुअल पार्ट है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, किसी भी रीजन से, और उस लॉस्ट पार्ट की जो रिकवरी है वो रीजनरेशन में आ जाती है। ठीक है, क्लियर, ये आगे मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और इसके बाद फिफ्थ जो यहाँ पे आ जाता है, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन, ऑल्सो नोन एज स्पोरुलेशन। ऑल्सो नोन एज स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इन स्पोर्स को हम माइटोस्पोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऑल स्पोर्स डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और आपको मैं डिस्कस करा चुका हूँ कि माइटोसिस इज द मेन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन दैट एग्जिस्ट इन द मेंबर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, तो माइटोस्पोर्स बहुत टाइप के स्पोर्स हैं। ठीक है, मोनरेंस में है कई टाइप के मोनरेंस में कई टाइप के स्पोर्स हैं, फिर प्रोटिस्टेंस में है, फंजाई में है, एल्गी में, लॉट ऑफ स्पोर्स। लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ द स्पोर्स। वन इज जू स्पोर्स एंड अदर इज कॉनिडिया। क्लियर, तो ये मैं आगे आपको डिस्कस कराऊंगा। क्लियर, इसके बाद में लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सीधा सा इसका मीनिंग है, asexual reproduction in the plants is known as vegetative propagation। क्लियर, और इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं, एक नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बाय द रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय बल्बिल्स और बाय टूरियंस। माने यहाँ पर हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे 5 टाइप्स में। इसके बाद आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज horticultural methods of vegetative propagation, and these are mainly of 4 types,
नंबर फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे कटिंग, सेकंड लेयरिंग, थर्ड ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ वन इज माइक्रो प्रोपेगेशन। इस तरीके से पूरा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग बच्चों अच्छे से आप मेहनत करें, पढ़ते रहें, आप मन से आप काम करते रहें, यही मेरा आपसे कहना है। तो ऑल द बेस्ट और अच्छे से आप पढ़ें बस। ऑल द बेस्ट अगेन, सी यू अगेन।